आपने बहुत सुना होगा कि स्टॉक मार्केट ने उससे अमीर बना दिया, इसे अमीर बना दिया। तो भाई स्टॉक मार्केट है क्या, ये कैसे काम करता है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो कि मेरी एक स्पोर्ट्स की दुकान है दिल्ली में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके ऑर्डर हर जगह से आते हैं, पूरे इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक गाँव से ऑर्डर आते हैं स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो मान लो ये केरल से ऑर्डर आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, असम से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो स्पोर्ट्स की दुकान है उसके तो यार पूरे ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर है, लेकिन वहाँ सामान पहुँचाने में बहुत लेट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही दुकान का ब्रांच पूरे ऑल ओवर स्टेट में खोल दिया जाए, जिससे कि उनके पास सामान भी बहुत जल्दी पहुँचेगा और मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। चलो मैंने ये तो प्लान बना लिया कि पूरे स्टेट में खोल दूंगा अपनी दुकान, जिससे मेरी दुकान भी बढ़ जाएगी और लोगों के पास सामान भी आसानी से पहुँचेगा। सबसे पहली समस्या मेरे पास ये आएगी कि इतनी दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। भाई पैसे तो चाहिए ना दुकान खोलने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हवा में दुकान खोल दूंगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तब मैं सोचूंगा कि चलो किसी अमीर आदमी के पास से जाके पैसे ले लेते हैं और उसको बोलेंगे कि बाद में मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगा। लेकिन उसने दिया नहीं तो, अगर उसके पैसे कहीं और लगे हुए हैं या फिर वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता हो, मेरी दुकान पे इतना ट्रस्ट नहीं हो, उसे लगता हो कि मेरी दुकान डूब जाएगी, तो मेरे मुझे पैसे नहीं देगा। तो दूसरा है कि मैं बैंक जाऊंगा, बैंक जाकर के मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा कि भाई मुझे दुकान खोलना है, आप मुझे लोन दे दो, जब दुकान बढ़ जाएगा तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो दुकान वाले बोलेंगे कि क्या गारंटी है कि तुम्हारा दुकान बढ़ेगा, तुम पैसे लौटाओगे, उसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी दो मुझे, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। भाई मेरे पास तो कोई गारंटी ही नहीं। मैं वहां से भी मायूस होकर लौट आया। तब मुझे लोगों ने बताया कि तुम सीधे लोगों से पैसे ले लो ना। मैंने कहा भाई इतने लोगों से कहाँ से मैं पैसे लूंगा और कौन मुझ पर ट्रस्ट करेगा और कौन मुझे पैसे देगा। तब उसने बताया कि अरे स्टॉक मार्केट से के थ्रू लो ना, अगर तुम्हारी दुकान की पॉलिसी बहुत अच्छी है, अगर तुम्हारा दुकान बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो आराम से लोग पैसे लगाएंगे। बस अपनी कंपनी के पूरे साल भर का बैलेंस शीट बनाओ, उसमें दिखाओ कि मेरी दुकान में इतने ज्यादा कस्टमर आते हैं, इतनी सेल होती है और मुझे इतना प्रॉफिट होता है, तो लोगों को तुम पे ट्रस्ट होगा, वो खुद में पैसे लगाएंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो स्टॉक मार्केट लगाते हैं। तो मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पता किया, तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी कंपनी को, तब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा और मुझे पूरी तरीके से समझ में आ गया स्टॉक मार्केट क्या है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। मेरी जो दुकान दिल्ली में है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने मान लिया कि मेरी दुकान का जो वैल्यूएशन है, आज का जो वैल्यू है मेरी दुकान का वो 1000 रुपया है। मान लेते हैं आज का एक नंबर ले लेते हैं 1000 रुपया, मेरी दुकान का जो वैल्यू है वो 1000 रुपया है। अब मैंने उस दुकान के 100 टुकड़े किए तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपया हो गई। जाहिर सी बात है अगर 1000 रुपया पूरी दुकान का वैल्यू है तो अगर मैं 100 टुकड़े कर देता हूँ उस दुकान के, फिजिकल नहीं, मैं ऐसे दिमाग में कह रहा हूँ कि अगर मैं कर देता हूँ तो उसके एक टुकड़े की वैल्यू 10 रुपया हो गई। तो ऐसे मैं 100 टुकड़ों में से क्या करूंगा, सपोज करो 60 टुकड़े अपने पास रख लिए और 40 टुकड़े मैंने स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दिया। अब स्टॉक मार्केट में 10 रुपये के वैल्यू पे मैंने लिस्ट किया। मैंने बताया कि मेरी एक दुकान है जो स्पोर्ट्स में है, बहुत ज्यादा चलती है और मेरा ये फ्यूचर प्लान है, मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, हर एक स्टेट में खोलना चाहता हूँ, मेरी ये साल भर की कमाई ये है, मैं इतना प्रॉफिट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ और मैं आगे भी बहुत अच्छा करूंगा और मेरी योजना ये है, इसके लिए मैं ये पैसे ले रहा हूँ। तो लोग मेरी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, मेरी सारी फ्यूचर प्लान पढ़ेंगे, उसके बाद उनको जाहिर सी बात है उनको पसंद आएगा कि यार ये कंपनी, अगर ये दुकान तो बहुत आगे चलेगी, क्योंकि इतने ज्यादा कस्टमर अगर इसके ऑल ओवर इंडिया में आते हैं तो जब ये इंडिया के कोने कोने में खुल जाएगा इसके और ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे। तो वो 10-10 रुपया करके 40 शेयर मेरे खरीद लिए। अब मेरे पास 400 रुपया आ गए, तो ऐसे मेरे पास पैसे आ गए। उन पैसों से मैंने अलग अलग जगह पे अपनी दुकान सेटअप किया और मैंने दुकान चला लिया। अब जो मेरी दुकान है वो सिर्फ मेरी नहीं रही, अब वो पब्लिक की भी हो गई। क्यों? कि इसमें पब्लिक ने भी 40 भाग ले रखा है। 60 भाग तो मेरे पास है, हाँ मान लेता हूँ उसमें ज्यादातर कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन 40% का कंट्रोल अब पब्लिक के पास भी है। तो अब मैं उस दुकान का पूरा मालिक नहीं हूँ, उस दुकान में पब्लिक की भी हिस्सेदारी होगी, जिसको बोलते हैं शेयर, यानी कि मेरे भी शेयर है इसमें और इसमें पब्लिक की भी शेयर है जिन्होंने इसमें पैसे लगाए। तो इस तरह से मेरे पास 400 रुपया आ गया, जिसको मैं एक्सपेंड करने के लिए लगाऊंगा और मेरी कंपनी के पास पैसे आ गए और मुझे कोई लोन लेना भी नहीं पड़ा। तो आपने समझा कि स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर बेच करके कैसे पैसे इकट्ठा कर। लेकिन अब हम जानेंगे कि पब्लिक तुम्हारे 10 रुपए के शेयर लेगी क्यों, आखिर उनको फायदा क्या है लेने से। तो पब्लिक ने जो 10-10 रुपए के शेयर लिए थे उससे मुझे 400 रुपये मिले। अब मैंने क्या किया, उस 400 रुपये से पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स में अपनी स्पोर्ट्स की सेम दुकानें खोली, सेम क्वालिटी रखा, जिससे वो सारी दुकानें भी बहुत ज्यादा चलने लगी। अब मेरे एक दुकान से जितना प्रॉफिट आ रहा था अब उतने मेरे जितने भी स्टेट है उन सबसे भी आने लगा। तब मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया, जितने स्टेट थे उनको ऐड कर लो, मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरा वैल्यूएशन भी तो बढ़ गया। मेरी एक दुकान का वैल्यू अगर 1000 रुपया था तो अब मेरे पास सपोज करो 28 दुकानें हैं, तो
28,000 रुपया हो गया। तो जब 28,000 रुपया हो गया तो मैंने जो स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट कर रखा है, जिसको लोगों ने ले रखा है, अब वो 40% के हिस्सेदार है। स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने शेयर ले रखा है उसमें वो 40% के हिस्सेदार है, मैं 60% का हिस्सेदार हूँ। तब मेरी दुकानों से जितना भी प्रॉफिट होगा साल भर का, उसमें 60% मेरे प्रॉफिट होगा और 40% मुझे उस पब्लिक में बांटना पड़ेगा जिनके पास मेरे शेयर पड़े। तो उनको तो बैठे बैठाए पैसे मिलने लगेंगे, उनका शेयर का शेयर बना रहेगा और जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें उनकी हिस्सेदारी भी बनी रहेगी। तब उनको कोई काम भी नहीं करना पड़ा। तो ये एक पैसिव इनकम उसके लिए जनरेट हो जाएगा। इसलिए वो शेयर लेते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने, तो उनके पास शेयर भी बना रहेगा, उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि फिर ये क्यों कहते हैं कि आज मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, ये स्टॉक बेच दिया, ये वाला नीचे जा रहा है इसको बेच दो, ये वाला ऊपर जा रहा है स्टॉक से इसको खरीद लो। इसका क्या खेल है? इसका सिंपल सा खेल है। मेरी दुकान का वैल्यू अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी दुकान के कुछ शेयर बेचूंगा, लेकिन पहले की तुलना में अब ज्यादा महंगे शेयर होंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उससे। मेरी दुकान जितना भी कमा रही है उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो बहुत ज्यादा है। मेरे एक दुकान का जो एक भाग का शेयर वैल्यू जो 10 रुपये था, वो अब 10 रुपये से बढ़कर 100 रुपये भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पैसे लेने के लिए अब एक भाग को 100 रुपये में ना बेच करके 1000 रुपये में बेचूं, जिससे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। अब ऐसे ही आम जनता भी करती है। आम जनता क्या करती है, जब नीचे रहता है वैल्यू तब स्टॉक प्राइस ले लेती है, और जब वैल्यू उसका बढ़ता है तो वो आप उसको बेच करके पैसे कमाती है। सपोज करिए आपने किसी का शेयर लिया, टाटा मोटर्स का शेयर लिया, जो कि है आपका अभी 100 रुपये का। सपोज करिए कि 100 रुपये का है, लेकिन टाटा मोटर्स एक साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, उसका जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा आया, जिससे प्रॉफिट भी सबके पास बहुत बढ़िया पहुंचा। तब जो दूसरे लोग होंगे जो अपना पैसा बनाना चाह रहे होंगे, वो चाहेंगे कि यार क्यों ना मैं भी टाटा मोटर्स का शेयर ले लूं, मेरे पास भी रहे, तब मुझे भी सबसे ज्यादा पैसिव इनकम बने। लेकिन टाटा मोटर्स के तो सारे स्टॉक्स बिके हुए हैं। तब जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं टाटा मोटर्स के, वो क्या करेंगे, वो एक आस्क प्राइस मांगेंगे कि मुझे टाटा मोटर्स के लिए 1000 रुपये चाहिए एक शेयर के, और मेरे पास 50 शेयर हैं तो मैं 50 शेयर बेच रहा हूँ। अब चूंकि टाटा मोटर्स के शेयर तो उसने 100 रुपये में लिया था, लेकिन प्रॉफिट इतना टाटा मोटर्स कर रहा है कि अब जिसने लिया था 100 रुपये में, वो कह रहा है कि अब मुझे 1000 रुपये चाहिए तभी मैं बेचूं। अब दूसरा व्यक्ति है जो खरीदने के लिए है, वो कह रहा है कि यार 1000 रुपया में खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसके वैल्यू और बढ़ेगा, और टाटा मोटर्स ऐसे भी प्रॉफिट कर रहा है तो वो डिविडेंड के तो फायदा होगा। तो दूसरा जो आप जैसे लोग जो लेने के लिए होंगे, वो सोचेंगे कि यार अभी ले लेता हूँ, क्या पता इसका वैल्यू 1000 रुपये से 2000 रुपया हो जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, तो इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो अभी ले लेता हूँ। तो आपने उससे 30 शेयर ले लिए, तो अब उसने 30 शेयर को खरीदने में कितना पैसा लगाया था, 30 × 100 कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है। लेकिन उसने एक शेयर को 1000 में बेचा, 30 शेयर कितने हो गए, 30,000 में, तो उसको फायदा कितना हुआ, 27,000 का फायदा हो गया। 27,000 एग्जैक्ट नहीं, कुछ ब्रोकरेज में भी कटता है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 27,000, कोई ब्रोकरेज नहीं कटा, तो 27,000 का फायदा हो गया ना। तो यही है शेयर मार्केट का खेल। आप कम दाम में खरीदते हो, आप ज्यादा दाम में बेचते हो, लेकिन अक्सर ये होता नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस दाम पे खरीदोगे उस कंपनी की वैल्यू गिर करके उससे आधी हो जाएगी, या फिर जीरो भी हो सकती है। तो उस सब के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा शेयर मार्केट में आखिर प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है। उसके लिए आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को समझना पड़ेगा। सारी कंपनियां जितनी भी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, वो अपने पूरे साल के कंपनी का ब्यौरा एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में देती है, जो साल में आती है। उसमें वो बताती है कि कंपनी ने कितने रुपए कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, कितना कंपनी के पास एसेट्स हैं, कितना लायबिलिटी है कंपनी के पास। इससे ये डिसाइड होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या खराब परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसके शेयर प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कंपनी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कंपनी का शेयर वैल्यू भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो अच्छा मुनाफा कमा रही है, और अच्छा मुनाफा कमा रही है तो उसके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास उनका शेयर्स है, उनके पास भी डिविडेंड जाएगा, तो उसका शेयर वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि कोई नहीं बेचना चाहेगा उसको कम दाम पे, सारे चाहेंगे कि ये अच्छा मुनाफा कर रही है तो मैं इसको ज्यादा दाम पे बेचूंगा। अगर कोई नया आदमी उस कंपनी का स्टॉक्स लेना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, जिससे उस शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी हाल में सपोज करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जो 1 साल पहले बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही, लेकिन आज 1 साल के बाद उस कंपनी में इतने ज्यादा गड़बड़ हुआ, उस कंपनी के सारे बिजनेस में लॉस होने लगे, और वो आज वो कंपनी कर्ज में डूब गई है। तो 1 साल पहले अगर उस कंपनी के एक शेयर के वैल्यू अगर 1000 रुपया होगा, तो आज वो 1000 रुपये से गिर करके 500, 400, 300, 200 में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के नुकसान चल रहे हैं, और नुकसान वाली कंपनी में कोई भी अपना हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता। तो सारे उस कंपनी को क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर को बेचना स्टार्ट करेंगे। अब बेचना स्टार्ट करेंगे तो कोई तो जिस दाम पे खरीदा उस दाम पे तो दूसरा आदमी कोई खरीदेगा नहीं, कोई पागल तो होगा नहीं कि
कि वो खरीदेगा इस लॉस मेकिंग कंपनी को, तो वो क्या करेंगे, उनका वैल्यूएशन को घटाते जाएंगे। उनका जो शेयर प्राइस है, अगर वो 1000 रुपये में खरीदे हैं तो वो कहेंगे यार 900 रुपये में कोई भी खरीद लो, मैं 100 रुपये का झेल लूंगा, लेकिन मैं ये कंपनी रखूंगा नहीं, क्या पता फ्यूचर में ये 900 रुपये भी ना मिल पाए। तो ऐसे करके शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर प्राइस नीचे, सेल एंड बिड। तो इस तरह से शेयर मार्केट में शेयर्स को, स्टॉक्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके प्राइस ऊपर बढ़ते हैं, उसके प्राइस नीचे आते हैं। तो ये पूरा शेयर मार्केट की कंपनी का खेल है। अगर हम सीधा सीधा पूरे कंक्लूजन को समझे शेयर मार्केट के बारे में, तो जब कोई कंपनी जनता से पैसे लेती है इंस्टेड ऑफ बैंक में जाने से या फिर किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाने से, अगर वो सीधा जनता से पैसा लेना चाहती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर कोई और चीजों को करना, तब वो सीधा स्टॉक मार्केट में जाती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, अपने कंपनी के कुछ शेयर को वो स्टॉक मार्केट में चढ़ाती है, वो शेयर वहां पे जाकर के बेचती है और उससे जो पैसा आता है उसको वो अपने कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई और काम के लिए इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी के पास कोई लोन भी नहीं रहा और कंपनी के पास पैसे भी आ गए। ये एक तरीका है कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए। और इससे सबसे बड़ी कंपनियों को ये फायदा होता है कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरा एक दुकान है, स्पोर्ट्स का दुकान मैंने बताया था, उसके मैंने 100 टुकड़े किए थे और एक टुकड़ा 10 रुपये का था। टोटल उसकी वैल्यूएशन मैंने कितना लगाया था, 1000 रुपये लगाया था। मेरे एक टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो मेरे टोटल वैल्यूएशन एक दुकान की कितनी हो गई, 1000 हो गई। अब वही दुकान का अगर मैंने 40% शेयर स्टॉक मार्केट में चढ़ा दिया और वो 10 रुपये की जगह पे ट्रेड होने की बजाय वो उसका 20 रुपये हो गया, तो एक स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 20 रुपये। तो ऐसे ही मेरे पास टोटल कितने स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स हैं। तो कितना हो गया इसका, 100 का अगर 20 रुपये लगाएंगे तो ये 2000 हो गया। तो मेरे जो पूरे ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन है वो 1000 रुपये से बढ़ करके कितना हो गया, 2000 हो गया। ये फायदा होता है कंपनी की वैल्यूएशन। अब अगर कोई पूरी कंपनी को खरीदना चाहता है तो उसको 1000 की जगह पे अब 2000 रुपये देने पड़ेंगे, तब वो कंपनी को खरीद सकता है। ठीक है, तो आज हमने स्टॉक मार्केट के बारे में समझ लिया। अब चलिए जल्दी से इसके स्टॉक मार्केट में कुछ टर्म होते हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं, उसके बारे में भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर उसको नहीं समझोगे तो आप स्टॉक मार्केट में पता ही नहीं चलेगा आपको कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, क्या मतलब होता है। सबसे पहले 2 टर्म को समझ लेते हैं कि भाई ये जो शेयर होते हैं वो लिस्ट कहाँ होते हैं, क्या होता है, इनका ट्रेड कहाँ होता है, ये कौन करवाता है। तो इसके लिए इंडिया में 2 स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, पहला NSE एंड दूसरा BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक। वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा पुराना है क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1875 में हुआ था, लेकिन दूसरा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो बाद में हुआ। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक किया गया, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर को लिस्ट किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इनके प्राइस अप डाउन होते हैं। अब देखेंगे कि इनके प्राइस का जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे ग्राफ दिखते हैं, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है ग्राफ, सेंसेक्स नीचे आ रहा है उसका ग्राफ, निफ्टी फिर ऊपर जा रही है उसका ग्राफ दिखता होगा आपको। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट की अगर कोई भी वीडियो देख तो वो क्या है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, 30 सबसे बड़ी कंपनियां जो उसमें लिस्टेड है। ठीक है, 30 सबसे बड़ी कंपनियों का परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका एक ग्राफ बनाया जाता है। उसके शेयर प्राइस, अगर सबके शेयर प्राइस अगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी बढ़ता हुआ बनेगा। अगर सबके शेयर प्राइस अगर घटते जा रहे हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे ग्राफ बनेगा। जो 30 बड़ी कंपनियां BSE मार्केट में लिस्टेड है उनके शेयर प्राइस का एक चार्ट फ्लो बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, अब निफ्टी क्या है, तो निफ्टी जो इंडिकेटर है वो NSE के शेयर प्राइस को दर्शाता है। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 बड़ी कंपनियां 12 अलग अलग सेक्टर, उनका जो शेयर प्राइस होता है उनका जो एक ग्राफ बनाया जाता है उसको बोलते हैं निफ्टी। तो हमने देखा कि BSE में सेंसेक्स जो होता है वो दिखाता है 30 बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस को, और जो निफ्टी होता है वो NSE के 50 बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस को दिखाता है कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हमने NSE और BSE, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं इसमें सेबी क्या है। तो जैसे हमारे देश में कोई क्राइम होती है उसको बचाने, उससे रोकने के लिए पुलिस है, वैसे ही शेयर मार्केट में कोई गलत काम ना करे, कोई गड़बड़ी ना करे, उसके लिए सेबी एक पुलिसिंग का काम करती है। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि पुलिसिंग का काम करती है। ये क्या करती है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर टू ओवरसी एनी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज मेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज, कंपनीज, इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स एंड द लाइक। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो सेबी है वो मार्केट को रेगुलेट करती है किसी भी तरह से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से। यानी कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, ब्रोकर हो या फिर और भी कोई हो, अगर कोई भी गलत तरीके से पैसे बना रहा है उसमें या फिर उसको गलत तरीके से पंप या डंप कर रहा है, पंप या डंप तो एक टर्म है बाद में समझाऊंगा, तो उसको रोकती
है, ठीक है। सेबी हमें समझ गए, एक तरह से पुलिसिंग है। अब दूसरा हम समझते हैं डीमैट। डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा। डीमैट अकाउंट क्या है? तो डीमैट अकाउंट, डीमैट और डिमोटलाइज्ड अकाउंट इज अ फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो दैट होल्ड अ कस्टमर शेयर एंड अदर सिक्योरिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। चलो भाई, इसका मतलब क्या है? आपने जो शेयर लिया, क्या वो आपके हाथ में आए? नहीं। तो वो शेयर हैं कहाँ, गए कहाँ? आपके हैं, ये कैसे पता चलेगा आपके पास कितने शेयर हैं? तो वो कहाँ पे होगा? तो वो एक इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से सेव होता है। आपने जो अगर 50 शेयर टाटा मोटर्स के लिए, तो वो 50 शेयर आपका किसी जगह पे सेव तो होगा, क्योंकि आपके हाथ में तो मिलेंगे। तो वो होता है डीमैट अकाउंट। आपको जो एक ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें आपके शेयर सेव होते हैं, जो आपको बताता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कि आपके इतने शेयर हैं, आप इतना शेयर खरीदा था, आपके ये शेयर यहाँ पे है, इस कंपनी के इतने शेयर, इस कंपनी के। तो आप जितने भी कंपनियों का शेयर लेंगे वो आपके उस डीमैट अकाउंट में शो करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में तो आएगा नहीं वो शेयर, तो वो वहाँ पे शो करता है। तो डीमैट अकाउंट एक तरह से समझ लो कि आपके पास एक बॉक्स है, जिसमें आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी आप शेयर खरीद रहे हो, वो उस डीमैट बॉक्स में जाता है, जो आपका बताता है, ठीक है। आप समझ गए। अब दूसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आप अपना भी बनाते होंगे, जिसमें आप बताते होंगे मैंने इतनी पढ़ाई की है, यहाँ से ये करा है। तो वैसा ही पोर्टफोलियो बनता है एक इन्वेस्टर का। उसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो में ये पता चलता है कि आपने किस किस कंपनी के कितने कितने शेयर कब कब ले रखा है। नहीं समझे? ओके, पढ़ देता हूँ मैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एसेट्स दैट आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स। अ पोर्टफोलियो कैन आल्सो इंक्लूड वैल्यूएबल रेंजिंग फ्रॉम गोल्ड, स्टॉक्स, फंड्स, डेरिवेटिव्स, प्रॉपर्टी, कैश, इक्विवेलेंट्स, बॉन्ड्स, etc। ओके, चलिए मैं समझाता हूँ इसके बारे में। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि आपके डीमैट अकाउंट में किस किस कंपनी के कितने कितने शेयर आपके पास पड़े हुए हैं। आपने अडानी के 50 शेयर ले रखा है, आपने टाटा मोटर्स के 100 शेयर ले रखा है, आपने आईटीसी के 1000 शेयर ले रखा है, आपने एमआरएफ के 10 शेयर ले रखा है। तो ये सब जितने भी है वो एक साथ आपके ये पोर्टफोलियो है, यानी कि आपने इन शेयर के ले रखा है, तो ये आपका एक पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। समझ गए पोर्टफोलियो। अब हम समझते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस। आपके पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर है, ठीक है, आपने उसको 100 रुपया में लिया था, लेकिन आज उसका वैल्यू कितना हो गया है? 1000 रुपया हो गया है। अब आप चाहते हो कि मुझे कुछ काम है, तो मैं उन शेयरों को बेचना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? उन शेयरों को स्टॉक मार्केट में बेचना चाहेंगे, तो आप एक आस्क प्राइस डिसाइड करेंगे। आस्क मतलब आप पैसों की मांग कर रहे हो एक शेयर के बदले। आप 1000 रुपया का उस समय शेयर चल रहा है, आपने सपोज करो 1100 रुपया मांग आस्क प्राइस डिसाइड किया। मतलब अगर कोई आदमी 1100 रुपया देने को इंटरेस्टेड है, तो आपके पास जो टाटा मोटर्स के जो शेयर है वो आप 1100 रुपया में बेचोगे, तो आपने एक आस्क प्राइस मांगा। अब दूसरा है बिड प्राइस। जो अगला आदमी जो पैसे दे करके टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना चाह रहा है, वो क्या करेगा? वो एक बिड प्राइस बोलेगा, यानी कि वो कहेगा कि मैं 990 रुपया दे करके टाटा मोटर्स के शेयर इतने खरीदना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा? वो बिड प्राइस कह रहा है, लेकिन आप जो आप अपने शेयर के लिए 1100 रुपया मांग रहे हो, वो आप आस्क प्राइस मांग। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? अ डिविडेंड refers to cash or reward that a company provides to its shareholders. It can be issued in various forms such as cash payment, stocks or any other form. चलिए मैं समझाता हूँ। आपने जो टाटा मोटर्स के कंपनी के शेयर लिया है, अगर आप 10 शेयर लिए हुए, तो कंपनी में आप हिस्सेदार हो गए। अब कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसमें हिस्सा मिलेगा, आपको नुकसान होगा, उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सपोज करो कंपनी को उस साल 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आपने जो 10 शेयर लिया है, तो उस 10 शेयर के हिसाब से 10 रुपये का प्रॉफिट में आपका कुछ भाग तो आपको मिलेगा, तो उसी भाग को बोलते हैं डिविडेंड, जो आपको हर साल मिलता है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड देती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंपनी होती है जो डिविडेंड नहीं देती है। जैसे सबसे बड़ा अगर एग्जांपल ले तो अमेरिका का सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, वो डिविडेंड नहीं देती। वो सीधा यही कहती है कि आप उस डिविडेंड को जहाँ पे री इन्वेस्ट करोगे, उससे जितना पैसा जनरेट कर पाओगे, उससे मैं डबल पैसा जनरेट करके दूंगा, तो आपको मैं डिविडेंड क्यों दूं? चलिए उसकी बात भी सही है कि मैं आपसे बढ़िया आपको इन्वेस्ट कर दूंगा पैसा, तो आपको डिविडेंड देने की जरूरत। तो आपने डिविडेंड का मतलब समझ लिया। चलिए अब इसके बाद समझते हैं बुल मार्केट और बियर मार्केट। सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। बुल मार्केट क्या होता है? जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनका जब शेयर प्राइस, सबके शेयर प्राइस लगभग ऊपर जाते हैं, जिससे ग्राफ आपका जो होता है वो अपवर्ड बनता है, जैसे सबके शेयर प्राइस अप जा रहे हैं, तो वो कहलाता है बुल मार्केट, यानी कि सारी कंपनियों का शेयर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो हो गया बुल मार्केट। अब बियर मार्केट क्या है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड से बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस अगर सबके डाउन जाते जा रहे हैं, तो वो होता है बियर मार्केट। तो आपने देखा होगा कि कोरोना जैसे स्टार्ट हुआ था, सारे स्टॉक मार्केट वो थे वो गिरने लग गए थे। क्यों? क्योंकि सारे दुकानें, सारी फैक्ट्री, सारी कंपनी बंद होने वाली थी, तो सबके प्राइस जो है वो, सबका जब प्रॉफिट होगा वो तो जाहिर सी बात है बहुत कम हो जाएगा, और कोरोना में तो लगभग ना के बराबर ही है।
तो सब लोगों ने सोचा कि इसके जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ये डिविडेंड कहाँ से देगा और ये तो नुकसान में चला जाएगा। तो सब कोई बेचना स्टार्ट कर दिए। जब सब कोई बेचना स्टार्ट कर दिए तो सब चाहते हैं कि भाई जैसे तैसे मैं बेच के निकलूं। तो जो खरीदने वाले होंगे वो अपने मुताबिक कहेंगे कि मैं आपको 1000 रुपया नहीं, मैं आपको 900 रुपया दूंगा, 900 नहीं 800 रुपया दूंगा। जो 1000 रुपये का शेयर है वो 800 रुपया में बिक रहा है, तो सारे शेयर के वैल्यू क्या हो रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बियर मार्केट। अब दूसरा, अब इसके बाद समझते हैं आईपीओ। आईपीओ हर अगले दिन कोई ना कोई आईपीओ लिस्ट हो ही जाता है स्टॉक मार्केट में। कोई ना कोई आईपीओ आ रहा है, कोई आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई आपके पैसे डुबा देता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आईपीओ है क्या। चलिए आईपीओ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड विथ लॉन्ग और इंडेफिनिट मैच्योरिटी फॉर द कंपनी। सबसे पहली बार जब आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करोगे तो उसको आईपीओ बोलते हैं। यानी कि अगर आपने कंपनी के 100 शेयर बना लिए हैं, आप उसमें से 40 शेयर आप कंपनी में लिस्ट करना चाहते हो, तो वो जो 40 शेयर है वो आप आईपीओ के थ्रू लोगों में भेजोगे, लोग उसको खरीदेंगे प्राइमरी मार्केट में। अभी मैं समझाऊंगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, लेकिन आप अभी समझ लो कि जब सबसे पहली बार कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके जो शेयर हैं वो आईपीओ कहलाते हैं, यानी उनको आईपीओ के थ्रू खरीदा जाता है, उसको बोलते हैं आईपीओ। चलो आईपीओ आपने समझ लिया। अब समझते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट ही है ये, लेकिन इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। अब मैंने अभी आपको आईपीओ का टर्म में प्राइमरी मार्केट बताया था। तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे सबसे पहले जो कंपनियां होती जो आज तक कभी लिस्ट नहीं हुई स्टॉक मार्केट, जो कि प्राइवेट है, वो आती, प्राइवेट है या फुल्ली गवर्नमेंट है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई, तो वो जब अपने शेयर को बेचती है तो सबसे पहला जो आईपीओ लिस्ट होता है वो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होता है, जहां कंपनी के शेयर को लोग खरीदते हैं जाकर। लेकिन जैसे ही सारे शेयर खरीद लिए जाते हैं उसके बाद जो ट्रेडिंग होता है, यानी खरीदने का और बेचने का, शेयर वही एक जगह एक आदमी खरीद रहा है, दूसरा आदमी बेच रहा है, दूसरा आदमी खरीद रहा है, पहला आदमी बेच रहा है, ये जो खरीदने और बेचने का काम होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। है दोनों स्टॉक मार्केट, लेकिन एक में क्या होता है, एक में जब पहली बार कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू तो वो जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। लेकिन जब एक बार सारे शेयर बिक जाते हैं उसके बाद सारे शेयर सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं खरीदने बेचने के लिए। कोई आदमी खरीद रहा है उसको कम ज्यादा दाम पे, कोई आदमी बेच रहा है उसको ज्यादा दाम पे, जैसे चलता है वैसे चल रहा है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। आई होप आपने आज स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए, स्टॉक मार्केट में कॉल पुट ये सब थोड़े एडवांस लेवल है, ये भी बात करेंगे। ट्रेडिंग कैसे क्या करते हैं, क्या होता है ट्रेडिंग, अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे हम जानें कि इसमें कौन से कंपनी में कितने पैसे लगाएं, तो उन सब चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियो में बनाएंगे। तब के लिए स्टे ट्यून्ड।